क्या आपने हर टॉपिक में ये बात लिखनी है? उसका पर्पस क्या था? यही था। चले, अभी तक हमने क्या बातें डिस्कस की? हमने सिलेबस निकाला, रिकमेंडेड बुक्स पकड़ ली, पास पेपर्स निकाले, उनका पास पेपर एनालिसिस किया, हमने जोन्स बनाए, उन जोन्स को देखते हुए, रिकमेंडेड बुक्स को देखते हुए, पास पेपर्स को देखते हुए हमने स्कोप ऑफ दी सब्जेक्ट डिफाइन कर लिया। करना हमने सारे हैं, बट स्कोप अकॉर्डिंग टू द पास पेपर्स होगा। उसकी बेस पर हमने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो कि हैंड रिटन फॉर्म में होंगे। बनाने कैसे हैं उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। नेक्स्ट पार्ट, अब इसको तैयार कैसे करना है उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे कि आपने क्वार्टर लेंथ पेपर्स बना लें, हाफ लेंथ बना लें, फुल लेंथ दें, राइटिंग प्रैक्टिस करते जाएं। जितनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा नंबर होंगे। अब क्या सिर्फ लिखना ही ज़रूरी है? सिर्फ लिखना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको 2-3 टेक्निक्स बताता हूँ जिससे नंबर आ सकते हैं। कौन सी हैं? लिख लो, आज ज़िंदगी में काम आएंगी। पहली टेक्निक है, वो हम हल्की फुल्की डिस्कस कर चुके हैं, एंड दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। इसी के साथ प्लस में लिख लो लेंथ मैनेजमेंट। अब अमूमन क्या होता है कि हमने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो क्या करते हैं, वो पहला सवाल तो 10 साइडों का लिखते हैं, दूसरे तीसरे पे वो 6 और 4 पे आ जाते हैं, और आखिरी दफ़ा ऐसे होता है जैसे कोई यतीम छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि 2 साइडें होती हैं। और कुछ ज़्यादा थोड़े से अगर एफिशिएंट है वो हेडिंग लगा के नीचे लिख देते हैं कि कंसीडर इट बीइंग फिल्ड। ठीक है, वो भी काम नहीं है। अब नुकसान क्या होता है इस चीज़ का? आप एग्जामिनर हैं, आपके सामने एक पेपर आया, पहला सवाल 10 साइडों का, दूसरा 6 का, तीसरा 4 का, और आखिरी 2 साइडों का। पहले सवाल में आपने एज एन एग्जामिनर 20 में से उसको 9 नंबर दे दिए। मुझे बताओ, दिल पे हाथ रख के, क्या अगले सवालों में आप उसको 9 से ज्यादा नंबर दोगे? नहीं हो सकता कभी भी। उसकी रीजन है, दो पेजेस वाले सवाल को आप 10 नंबर दोगे? अगर आपने एक क्राइटेरिया, एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, कभी भी नहीं दोगे। नंबर 2, एक और आपने बचपन से बात सुनी होगी कि पहले वो सवाल करना है जो सबसे अच्छा आता हो। सुना है? आज हमने इस मिथ को तोड़ देना है। लॉजिकल सीक्वेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? आपके सामने 2 पेपर आए हैं। एक पेपर ये है जिसने क्वेश्चन नंबर 5 पहले किया, फिर उसने क्वेश्चन नंबर 1 किया, फिर उसने क्वेश्चन नंबर 3 किया, फिर उसने क्वेश्चन नंबर 2 किया। दूसरा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूं, सब ने जरा दिमाग खोल के इसका जवाब देना है। मेरा पुत्र, इसने ये पहले क्वेश्चन नंबर 5 क्यों किया? क्योंकि आपने उसको बिना बताए ये बता दिया कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। बता दिया उसे। अब इमेजिन करो कि आपकी स्ट्रेंथ को उसने एवेलुएट किया। एवेलुएट करने के बाद उसने आपकी स्ट्रेंथ को 8 नंबर दिए। इमेजिन कर लें, 10 कह लें, हम 10 कर लेते हैं, क्योंकि आपने कहा उफ चलें 10 दे दिया आपको। आपकी स्ट्रेंथ को अगर 10 नंबर मिले हैं तो आपकी वीकनेस को तो 10 नहीं मिलते। फिर क्या ख्याल है, क्या मिलेंगे? मेरा बेटा, लेकिन here each one of the question will be getting equal chance to be evaluated. Rule number 2. Rule number 3. There is a rule called family rule. ये बड़ा एक डिस्क्रिमिनेटरी सा रूल है ना। रूल क्या कहता है? अच्छा, आपके पास लेट्स से जेंडर स्टडीज का पेपर है। उस जेंडर स्टडीज के पेपर में 4 सवाल आए हैं थेरीज पे, जेंडर के प्योर थेरीज पे सवाल है, और 3 जेनेरिक सवाल आए हैं। वो आपसे पूछ लेता है एजुकेशन में क्या मतलब मसाइल हैं, हेल्थ के क्या मसाइल हैं, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन दी लेट्स से इलेक्शंस, उसमें क्या मसले आ रहे हैं, अडल्ट क्या आ रही हैं, या सॉल्यूशंस पूछ लेता है। अब एक स्टूडेंट है, वो खुश हो गया
उसने कहा कि यार ये तो वही 3 सवाल हैं जो मैंने ऐसे के लिए तैयार किए थे, 3 तो ये हो गए सीधे सीधे। कॉजेज उसने बता दिए, वे फॉरवर्ड भी दे दिए, हेल्थ वाले के भी, एजुकेशन वाले के भी, रिप्रेजेंटेशन वाले के भी, और एक थ्योरी वाला सवाल किया। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट है, उसने तीनों वो सवाल छोड़े, प्योर उस सब्जेक्ट के सवाल किए। एग्जामिनर के पास दोनों पेपर आ गए। एग्जामिनर को पता है कि ये बंदा यहाँ तो अच्छी तैयारी करके आया हुआ है, और दूसरा इसने इस पर्टिकुलर टॉपिक को या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एज अ वो स्टूडेंट पढ़ा है जो इसका अपना स्टूडेंट होता है। दिस विल ऑल्सो इम्पैक्ट योर नंबर्स। सो द चॉइस ऑफ द क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द ऑप्शनल्स। कंपल्सरी में ये चीज इतनी मैटर नहीं करती, बट इन केस ऑफ ऑप्शनल्स ये चीज बहुत मैटर करती है। एंड द लास्ट रूल विच इज इंपॉर्टेंट टू गेट 700 प्लस मार्क्स इज बेसिकली पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक। अब पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक क्या है? स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक पेंसिल पकड़ते हैं, सारा सब आंसर लिख देते हैं। देयर इज अ मेथड कॉल्ड टच एंड रन मेथड। कबड्डी खेली है किसी ने? क्या करते हैं उसमें? उनका काम क्या होता है? पर्पस क्या होता है? पॉइंट लेना या अगले को मारना। तो वो कैसे लेता है पॉइंट? हाथ लगाता है। इसको कहते हैं टच एंड रन मेथड। आपका भी पर्पस ये होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट दो लाइनों की एक्सप्लेनेशन, एविडेंस, बात खत्म, आगे। द मोर पॉइंट्स यू विल गिव इन योर आंसर, मोर मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू यू। एडिकेट एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए उसकी, लेकिन ये नहीं हो कि एक ही हेडिंग के नीचे पूरे सफे की एक्सप्लेनेशन। सब हेड्स बनाएं। फॉर एग्जाम्पल आप कॉजेज लिख रहे हैं किसी चीज के, सो कॉजेज रेदर देन राइटिंग ऑल द कॉजेज इन वन पैराग्राफ, मेक सब हेड्स। 3 सब हेड्स बना लें, 4 बना रहे हैं, उसके नीचे पर कॉज के लिए अलग हेडिंग बनाएं, ताकि एग्जामिनर आपका पेपर ऐसे देख के उसको पता हो कि अच्छा दिस इज दी सीक्वेंस। हर हेडिंग के नीचे एक रेफरेंस। प्लस ऑलवेज ऐड फ्लो चार्ट्स। अब फ्लो चार्ट से मुराद ये नहीं है कि कुछ आपने याद करना है, एक देसी तरीका होता है फ्लो चार्ट का। मैं आज भी बना के आया हूं अपने पेपर में, मैं आपको बताता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि अच्छा यार, किसी भी चीज की 3 टाइप्स हैं, किसी भी चीज की 3 टाइप्स हैं। रेदर देन राइटिंग दैट इन पैराग्राफ, मैं क्या कहता हूं, टाइप्स ऑफ ए, वो जो भी चीज है, ये बॉक्स बनाया 1 2 3, इसको 1, ये दूसरा, ये तीसरा, लो जी फ्लो चार्ट बन गया। लेट से आपने कोई थ्योरीज लिखनी है, पेज पे लाइन लगाओ, एक इधर लिखो, एक इधर लिखो, एक इधर लिख दो, एक इधर लिख दो। गुड गवर्नेंस के एलिमेंट्स लिखने हैं, ये लो इस तरह करके, एक इस कॉर्नर में ये ऐसे करके बड़ा सा बनाओगे तो ये बन जाएगा। ये नहीं मजे का लग रहा, दरमियान में गोल दायरा लगाओ, ये वाली गेम कर लो, ठीक है। ये तुम लोगों को मैं करोड़ों रुपए वाली स्कीम बता रहा हूं, ठीक है। दिस इज फ्लो चार्ट्स, दैट्स इट। मैप नहीं तैयार होते तो इट्स ओके, हो जाते हैं तो अच्छी बात है। हमने तो इसी पे चलाया काम, मैंने कोई मैप नहीं बनाया किसी पेपर में, ये जरूर बनाए हैं, लेकिन मैं वो बात इसमें लिखता था जो मुझे लगता था कि रेलेवेंट जरूर है, बट एक्सप्लेनेशन के लिए ना टाइम है ना लेंथ में वो चीज मैनेज हो सकती है, क्योंकि उसने कुछ और पूछा हुआ है। एग्जाम्पल दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल उसने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पूछ लिया पब्लिक एड के अंदर। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम उसने पूछ लिया कि इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, पाकिस्तान में क्या हर्डल्स हैं। अब फायदे, नुकसान और हर्डल्स तो आप लिखोगे, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने लाइन लगाई स्टार्ट में, उसके ऊपर मैंने लिखा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, यहां पर मैंने फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरी, पब्लिक चॉइस थ्योरी, उसकी 1-1 2-2 लाइन में एक्सप्लेनेशन। यही तो फ्लो चार्ट्स होते हैं।
सिंपल। लेट से आप पे सवाल आ जाना है इस साल फॉर एग्जांपल कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम पे उसके जो की पॉइंट्स हैं उन पर नोट लिखें या एवेलुएट करें कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम कैसे इम्पैक्ट किया उसने रीजन को और पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। अब आप क्या करो, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अब रेदर देन राइटिंग और एक्सप्लेनिंग द की टर्म्स, सॉरी द जो की प्रोविजंस ऑफ दैट मेमोरेंडम, व्हाट यू कैन डू इज कि आप फ्लो चार्ट बनाओ 1 2 3 4 5 6 बता दिया उसे कि मुझे पता है एमओयू क्या है, आपके दिमाग में भी आ जाएगा। देन स्टार्ट राइटिंग योर आंसर। उनकी क्या जरूरत है, पेपर में तो कुछ और पूछा ना। फॉर एग्जाम्पल सवाल ये आया है कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम का रीजन पर क्या इम्पैक्ट है और पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। सवाल तो ये था। फ्लो चार्ट में आपने क्या बना दिया, क्योंकि मेमोरेंडम पे अलग से अगर अब आपको लग रहा है यार मेमोरेंडम मुझे आता है, मैं बताऊं तो जरूर ना एग्जामिनर को, अगर उस पर पैराग्राफ लिखोगे टाइम लगेगा, लेंथ भी लगेगी। बेहतर है फ्लो चार्ट बनाओ और काम मुका लो। प्लेसमेंट की स्ट्रेटजी भी तो होती है ना, ऊपर लिखें, जिधर दिल करे घुसा दो, डजंट मैटर, होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के फौरन बाद एक अच्छी हेडिंग लगा के ना उसके बाद ये बना लो। मैं अमूमन स्टार्ट में ही बना लेता था, दरमियान में बना सकते हो, एंड पे भी बना सकते हो। स्टार्ट में बना लो तो उसका इंपैक्ट ये होता है कि एग्जामिनर को पहले से पता चल जाता है कि आगे क्या आ रहा है।